नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जून के फर्स्ट वीक और साथ साथ इसमें मई का जो लास्ट वीक है उसके भी कुछ दिन का करंट अफेयर यहाँ पर कवर किया गया है। तो उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए जो कंटेंट है बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। स्टैटिक जीके वाले पार्ट के पोर्शन को भी इंक्लूड किया गया है जिससे कि आप करंट अफेयर को लंबे समय तक याद कर पाएँ। तो यहाँ पर हम नेशन, इंटरनेशनल और सारे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट डेज हो गए, सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। मेनली यहाँ पर जून के फर्स्ट वीक में जो करंट अफेयर बना है उनकी यहाँ पर हम उनको कवर करते हुए यहाँ पर चलेंगे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हेल्थ इंडेक्स के बारे में, साथ साथ चेन्नई सुपर किंग आईपीएल 2023 को जीत चुकी है, क्या क्या बैकग्राउंड रहा है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उसको भी यहाँ पर हम करने वाले हैं, उसकी भी स्टडी हम करने वाले हैं। साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक सॉल्ट केव है, गुफा है, नमक की गुफा है, उसको पेट्रोलियम कंटेनर या फिर कह सकते हैं पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में यूज़ करेगी। कहाँ करेगी, कैसे होगा, ये सारी बात करेंगे। साथ साथ पैच रिपोर्टिंग ऐप है, उसको किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया जिससे कि गड्ढों को, राज्य के जो गड्ढे हैं उनको भरा जा सके और राज्य को गड्ढा मुक्त बनाया जा सके। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट जारी हुई कोविड ईयर में जो जैसा परफॉर्मेंस रहा हमारे स्टेट्स का उसके अकॉर्डिंग। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग केरला राज्य टॉप पोजीशन पर रहा है परफॉर्म करने में लार्जर स्टेट्स में। जैसे लार्जर स्टेट यहाँ पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, इन सभी राज्यों के कलेक्शन में बात की जा रही है। जो बड़े बड़े राज्य हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो उनमें केरला बेस्ट परफॉर्मर राज्य रहा है सभी के कंपेयर में, और उसके बाद तमिलनाडु, फिर तेलंगाना का नंबर आता है। अगर छोटे राज्यों की बात करें तो छोटे राज्यों में त्रिपुरा टॉप पोजीशन पर रहा है। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप पहले पोजीशन पर और दिल्ली यहाँ पर रहा है लास्ट पोजीशन पर। ठीक, चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नीति आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया। नीति आयोग 2015 में इस थिंक टैंक को डेवलप किया गया है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके चेयरपर्सन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वो इस समय पर नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो इस समय चेयरपर्सन हैं। सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन और BVR सुब्रमण्यम जी इस समय पर CEO के पद पर काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग मिशन चलाए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज़ में। अब अलग अलग कंट्रीज़ में पीस कीपिंग मिशन चलेंगे तो वहाँ पर सैनिकों की ज़रूरत पड़ती है। UN अलग अलग देशों से कुछ मदद मांगता है कि भाई आप ऐसा कीजिए, अपनी आर्मी से या अपने किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस से आप कुछ पर्सन्स को हमें दीजिए एज अ मिलिट्री पर्सन जो कि हमारे लिए काम करें। सैलरी यूनाइटेड नेशन ही देगा लेकिन आप हमको दीजिए। तो इस प्रकार से भारत भी कुछ अपने सैनिकों को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए देता है और यूनाइटेड नेशन उनमें बेस्ट परफॉर्म करने वाले, जो बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं, अपने काम को बेहतर करते हैं, उनको अवार्ड देता है। तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा यहाँ पर अवार्ड दिया गया है। किनको पीस कीपिंग मिशन के लिए अवार्ड किसको दिया गया? तो आंसर होगा शिशुपाल सिंह, जो कि भारत में BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में ये हेड कांस्टेबल के रूप में काम कर रहे हैं। राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दूसरे पर्सन भी राजस्थान से बिलोंग करते हैं जिनका नाम सन वलाराम विश्नोई है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों पर्सन को यूनाइटेड नेशन के द्वारा पीस कीपिंग मिशन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड मिला है। कब मिला है? तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा 29 मई को हम इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, जो कि 29 मई को ऑब्जर्व होता है, उसी दिन शिशुपाल सिंह जी और बिश्नोई जी को यहाँ पर ये अवार्ड, ये सम्मान मिला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप इन दोनों लोगों को देख सकते हैं।
रुचिरा कंबोज जो कि भारत को रिप्रेजेंट कर रही हैं एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, उनके द्वारा ये अवार्ड इनके बिहाफ में रिसीव किया गया है और साथ साथ एंटोनियो गुटरस के द्वारा ये अवार्ड इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन, भारत के अगले सीवीसी कौन बनाए गए? सीवीसी मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ध्यान रखिएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी के द्वारा सुरेश एन पटेल जी की जगह यहाँ पर ली गई है। इनको अपॉइंट कौन करता है? तो अपॉइंट करने के लिए एक कमेटी बनती है जिसमें प्रेसिडेंट साहब लीड करते हैं, एज अ चेयरमैन वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, होम मिनिस्टर अवेलेबल होते हैं और अपोजिशन के लीडर अवेलेबल होते हैं जो कि नाम एक सिलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट साहब के पास वो नाम पहुँचाया जाता है, जो कि हमारी इस समय पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि 15वें नंबर की हैं। और इस बार हमारे जो विजिलेंस कमिश्नर बनाए गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी। ध्यान रखिएगा, इनको ये जो पद है ये 1964 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये जो शक्तियां हैं अपॉइंटमेंट की और दूसरी शक्तियां इनकी 2003 एक्ट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की प्राप्त होती हैं और इनकी जो अपॉइंटमेंट वो 4 ईयर और 65 ईयर के लिए जो पहले आ जाए उसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट की गई। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की जो गवर्नमेंट है उसने कम डिस्टेंस में जो 2 से 2.5 घंटे की अगर आप ट्रैवलिंग ट्रेन से कर सकते हैं तो उतनी डिस्टेंस के लिए अगर आप फ्लाइट यूज़ करते हैं तो वो उनके लिए एमिशन ज़्यादा करते, कार्बन एमिशन ज़्यादा करती है। इसीलिए कार्बन एमिशन को रोकने के लिए इन्होंने क्या किया है कि जो छोटे रूट्स के लिए फ़्लाइट्स जाया करती थी उनको बैन कर दिया है और लोगों से ये कहा है कि आप लोग ट्रेन का यूज़ करें जिससे कि आप आराम से पहुंच सकें। 2-2.5 घंटे का जो ट्रैवल है वो ट्रेन से आप आराम से कर सकते हैं। मेन पर्पज़ यही है कि इसलिए किया गया है कि एमिशन को रोका जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, एरावत नाम का एक सुपर कंप्यूटर है, भारत के सीडैक पुणे के द्वारा इसको डेवलप किया गया। सीडैक मतलब यहाँ पर सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इसकी फुल फॉर्म है। इसके द्वारा एरावत नाम का सुपर कंप्यूटर डेवलप किया गया है और ये दुनिया में स्पीड के मामले में 75 पोजीशन पर आया है। पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए। फ्रंटियर नाम का सुपर कंप्यूटर है जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है और अगर बात करें दूसरी पोजीशन पर तो जापान का सुपर कंप्यूटर दूसरी पोजीशन पर है, फुगाकू इसका नाम है। भारत का 75 पोजीशन पर है एरावत। टोटल 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट है, उनमें भारत का 75th पोजीशन पर है। पहले पर आप देख पाएंगे फ्रंटियर और दूसरे पर फुगाकू नाम का सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन, चेन्नई सुपर किंग आईपीएल की सबसे बेहतरीन टीम में से एक, क्योंकि आईपीएल के टोटल 16 संस्करण हुए हैं, उन 16 संस्करण में 5 संस्करण इन्होंने जीते हैं और इनके अलावा मुंबई इंडियंस ने भी 5 संस्करण जीते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा जीत प्राप्त करने वाली एक टीम है चेन्नई सुपर किंग। यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा चेन्नई सुपर किंग को लीड किया जा रहा था और गुजरात टाइटंस यहाँ पर हारी है। हार्दिक पांड्या इसको लीड कर रहे थे, कैप्टनसी इसकी कर रहे थे। चेन्नई सुपर किंग ने 5 विकेटों से इनको हरा दिया गुजरात टाइटंस को। ये जो गेम था ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, ध्यान रखेंगे, भारत के अहमदाबाद में। ये आप यहाँ पर सेलिब्रेशन की तस्वीर देख सकते हैं। अगर आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का पूरा इतिहास रहा जिसमें चेन्नई सुपर किंग 5 बार, मुंबई इंडियंस भी 5 बार और पहली बार का जो खिताब है वो रॉयल चैलेंजर्स के द्वारा यहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, राजस्थान रॉयल्स के द्वारा यहाँ पर जीता गया 2008 में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक भी बार यहाँ पर खिताब को नहीं जीती है। ठीक, कोहली वाली टीम है, ध्यान रखेंगे। अगर बात की जाए कि इस समय पर इस सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए हैं, जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाते हैं उनको ऑरेंज कैप दी जाती है और ये इस बार शुभमन गिल को दी गई जो कि गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे थे। 17 मैचों में इन्होंने 890 रन बनाए हैं। अगर बात करें पर्पल कैप की, पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है और 28 विकेट इन्होंने ली हैं 16 मैचों में। मोहम्मद शमीन का नाम है और ये भी गुजरात टाइटंस के लिए खेले थे। अगला क्वेश्चन, रेडबुल चलाने वाले मैक्स वर्स्टप्पन, याद रखिएगा नीदरलैंड से ये खिलाड़ी बिलोंग करते हैं और इन्होंने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीत ली
इस बार की। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जीतते ही इन्होंने इस साल की 4 जीत यहाँ पर जीती हैं। तो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए नीदरलैंड के बारे में जान लें तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री है ये, और एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है। डच यहाँ की लैंग्वेज है। विलियम अलेक्जेंडर यहाँ के एम्परर हैं और मार्क रूट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। यहाँ पर बाकी दूसरे खिताब देखें तो मोनाको को तो जीत लिया मैक्स वर्स्टप्पन ने इस साल की पहली जो कारों की रेस हुई बहरेन ग्रैंड प्रिक्स उसको भी जीता था। साथ साथ ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स और मियामी ग्रैंड प्रिक्स को भी जीत लिया है। बात करें सऊदी अरेबिया और अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स को सर्जियो पेरेज नाम के खिलाड़ी ने जीता, जो कि रेडबुल चलाते हैं और मेक्सिको से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन, दामोदर मौजो नाम पहले ही अनाउंस हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया, मतलब इनको प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा 54 नंबर के ज्ञानपीठ अवार्ड दामोदर मौजो को मिला है। और ये कोंकणी लैंग्वेज के राइटर हैं, और कोंकणी लैंग्वेज में ये दूसरे पर्सन ऐसे हुए जिनको 2008 के बाद ये अवार्ड मिला है। 2008 में रविंद्र कालेकर को अवार्ड मिला था, वो भी कोंकणी भाषा के राइटर थे। इनको साहित्य अकेडमी 1983 में कार्मेलिन नोवेल के लिए मिल चुका है। ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो 1966 में इसे पहले अवार्डी किनको जी के शंकर कुरूप जी को मिल चुका था। इस अवार्ड को वैसे इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में। अगर बात करें पहली वुमेन कौन थी जिनको ये अवार्ड मिला, तो पहली वुमेन थी यहाँ पर 1976 में मिला था आशापूर्णा देवी जी को। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया गया। याद रखिएगा जो नया पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको 28 मई को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। पहले के कंपेयर में किस प्रकार से बेहतर है उसके बारे में भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान रखिएगा पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया और इसका फाउंडेशन स्टोन भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को, और 28 मई 2023 को इनॉग्रेशन हुआ है। आगे बात करें तो इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया, तो विमल पटेल, यहाँ पर EL गायब हो चुका है, तो विमल पटेल जी के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे तिकोना शेप का था। पिछले वाले की बात करें तो वो ओवल शेप का था। इसमें कॉस्ट एस्टिमेट किया गया था टाटा के द्वारा इसको डेवलप किया गया, और एस्टिमेट किया गया था 861 करोड़ रुपीस लगभग, और लग कितना गया तो 971 करोड़ रुपीस यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट में लग चुका है। मैंने आपको बता दिया विमल पटेल जी इसके आर्किटेक्चर थे। टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने इसको बनाने का ठेका लिया था, मतलब बनाने का पूरा सिस्टम तैयार किया है। इसके 3 द्वार हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर बात करें इसके द्वार की तो 3 गेट है, पहले 12 गेट थे। इसमें ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार नाम के 3 गेट यहाँ पर बनाए गए हैं। पिछले वाले में 12 गेट थे जो पिछला पार्लियामेंट था। अगला क्वेश्चन, श्री रामचरितमानस जो कि लॉन्गेस्ट सॉन्ग का रिकॉर्ड इसको मिल पाया है। याद रखिएगा इस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग 138 आवर 41 मिनट 2 सेकंड की हुई है। यहाँ पर ये जो गायक कौन थे, तो जगदीश पिल्लई जो कि वाराणसी से बिलोंग करते हैं, उनके द्वारा इसको गाया गया श्री रामचरितमानस को, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने नाम दर्ज कराया है अपना। ध्यान रखेंगे। वैसे इसकी रिकॉर्डिंग कितने दिन चली और रिकॉर्डिंग, एडिटिंग और मिक्सिंग कितने दिन चली, याद रखिएगा 4 ईयर का समय लगा, 63 डेज यहाँ पर लगे, और 295 आवर कंप्लीट करने में पूरा काम लगा है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, तो यूनाइटेड किंगडम के एक सिंगर हैं मार्क क्रिस्टोफर ली, इनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है, और पॉकेट गॉड, इन दोनों ने मिलकर 115 आवर 45 मिनट का गाना 2021 में लॉन्च किया था, जो कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट गाना था। अब श्री रामचरितमानस सबसे लंबा गाना हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके द्वारा यहाँ पर गाया गया। ये पर्सन जगदीश पिल्लई जी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, भारत में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम तीसरी बार ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, जिसमें 27 ईयर से कम
एज के जो प्लेयर हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, जो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी के लिए खेलते हैं, यूनिवर्सिटी के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार 400 से ज़्यादा एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे और 207 यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर पार्टिसिपेशन लिया है। लखनऊ में 25 मई को इसको इनॉग्रेशन हुआ। सेरेमनी है, जो इसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, याद रखिएगा, वो वाराणसी में होगी और जो इसकी इनॉग्रेशन है वो कहाँ पर, वो लखनऊ में हुआ है। तो 25 और 3 जून तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो उससे पहले यहाँ पर मस्कट के बारे में जान लें। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की, वैसे 23 में हो रहा है, 2022 कोरोना वायरस की वजह से डिले चल रहा है। तो जीतू बारासिंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो बारासिंगा है, तो जीतू बारासिंगा इनका मस्कट रखा गया। और एंथम खेलो इंडिया हर दिल में देश, यहाँ पर इसका एंथम सॉन्ग है और पलाश सेन के द्वारा इसको गाया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, डेथ एनिवर्सरी प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की कब ऑब्जर्व होती है? तो 27 मई को ऑब्जर्व होती है। 27 मई 1964 को इनकी जो डेथ एनिवर्सरी थी वो ऑब्जर्व हुई थी। इनके जन्म को जो चिल्ड्रंस डे है उसके रूप में भी हम ऑब्जर्व करते हैं। 14 नवंबर को 1889 में इनका जन्म हुआ था। और 1989 में ध्यान रखिएगा, शताब्दी नाम की एक एक्सप्रेस ट्रेन है, उसको इन्हीं के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमने चलाया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पंडित नेहरू जी, ध्यान रखिएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। ठीक, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री को। इनकी बात करें तो इनको भारत का हाईएस्ट अवार्ड भी मिल चुका है, भारत रत्न, जो कि 1955 में इनको मिला था। सेकंड टाइम दिया जा रहा था। पहली बार भारत रत्न 1954 में दिया गया 3 लोगों को, और सेकंड टाइम में इनको भी यहाँ पर भारत रत्न प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्ट केव है, सॉल्ट की गुफा है, नमक की गुफा है, उसको पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में बनाने की अनाउंसमेंट की गई। जो सॉल्ट लेक है ये राजस्थान में अवेलेबल है, और राजस्थान में इस सॉल्ट लेक को पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में बनाने की अनाउंसमेंट की गई, क्योंकि भारत को काफ़ी सस्ते में रशिया पेट्रोल दे रहा है और लगातार भारत परचेजिंग रशिया से पेट्रोल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कर रहा है, क्योंकि रशिया में दूसरे देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, यूरोप और यूएस वगैरह ने, इसीलिए भारत को सबसे पहली प्रेफरेंस वहाँ पर मिल रही है। अब भारत के पास रिजर्व हो तो भारत उसका बेनिफिट उठा सके। कोरोना वायरस के समय पर भी देखा गया कि बहुत सस्ता हो गया था पेट्रोल, उस टाइम पर भारत के पास अगर रिजर्व होता तो पहले खरीद लेता और बाद में फिर वो एक्सपोर्ट या फिर भारत में खुद यूज़ करता। और जो भारी दाम अभी जो हमारे बाल्कन कंट्रीज़ हैं वो ले रहे हैं, जैसे यूएई हो गया, ये लोग अब रेट को अप कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के रेट को बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने से इम्पैक्ट सीधे भारत पर पड़ सकता है अगर रशिया से भारत ना ले, लेकिन अभी भारत को रशिया सपोर्ट कर रहा है, इसलिए भारत को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रिजर्व्स को इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए साल्ट केव्स को भारत के द्वारा राजस्थान में जो एक सॉल्ट केव है उसको पेट्रोलियम रिजर्व के रूप में बनाने की अनाउंसमेंट की गई, और इसका जो काम है वो इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्ट केव। अगला क्वेश्चन, समर्थ नाम की एक कैंपेन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा चलाया गया। क्यों चलाया गया? जिससे कि गांव में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट किया जा सके। डिजिटल ट्रांजैक्शन का मतलब ज़्यादातर जो काम है वो डिजिटली किए जा सकें, जैसे कि ट्रांजैक्शंस, अगर पैसों का आदान प्रदान करना है तो डिजिटली हो सके, जैसे कि जो विलेजर्स हैं वो कोई डॉक्यूमेंट है वो अपने डिजिटली रख सके, क्योंकि आजकल सभी के पास टच फ़ोन है, ज़्यादातर लोगों के पास अब टच फ़ोन आने लग गए हैं, तो इसीलिए डिजिटली उनको ट्रांजैक्शन बढ़वाने के लिए, उनको डिजिटली लिटरेट करने के लिए समर्थ नाम का कैंपेन स्टार्ट किया गया है। स्टार्टिंग में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के द्वारा लखनऊ के आसपास स्टार्ट किया गया, बाद में इसको आगे भी स्टार्ट किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो ये जो कैंपेन है ये फरवरी 2023 में अनाउंस हुआ था, और अब इसको विलेज पंचायत में भी अनाउंस कर दिया गया है कि वहाँ पर भी इसको प्रमोट किया जाएगा।
अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है उसने शासन अपिल्य दरी नाम की इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है। ये जो स्कीम है या सर्विस है, याद रखिएगा, इसके माध्यम से जो महाराष्ट्र सरकार है वो अपने जो सर्विसेज हैं, जो स्कीम्स हैं, वो लोगों के घरों तक पहुंचाना चाहती है। डोर स्टेप में उनको ये स्कीम्स की सुविधाएं देना चाहती है। इसीलिए और साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं उनका सारा काम डोर स्टेप के माध्यम से करने के लिए ये वाली जो इनिशिएटिव है, शासन अपिल्य दरी स्कीम को स्टार्ट किया गया महाराष्ट्र सरकार के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, पूछा जा सकता है। ये एकनाथ शिंदे जी हैं और ये जो महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट जिन्होंने भारत के डॉग्स में वॉल्फ जो भेड़िए का मतलब जेनेटिक्स भी प्राप्त किए हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्राप्त किया है। तो भारत में वॉल्फ और डॉग के हाइब्रिडाइजेशन को डिटेक्ट किया गया है साइंटिस्टों ने। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए हो सकता है आपसे पूछा जाए कि किस देश में ऐसा प्राप्त हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भेड़िए और डॉग के मर्जर से बना हुआ एक एनिमल। अगला क्वेश्चन, डेड सिटी ऑफ डेड यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है। ये इस्लामिक एरा का एक कल्चर को शो करता है और रिसेंटली में क्या हुआ, चर्चाओं में क्यों आया, क्योंकि इस साइट पर हाईवेज बनाने का एक प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया गया सरकार के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट वहां पर पहुंच गए, वॉलंटियर्स पहुंच गए और विरोध करने लगे। इसीलिए सिटी ऑफ डेड अनाउंस में मतलब काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आ गया। इसलिए याद रखिएगा, इजिप्ट में ये अवेलेबल है, ये जो लोकेशन है, और इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिटी ऑफ डेड। पैच रिपोर्ट ऐप इसको लॉन्च किया गया है, किसके लिए, गड्ढों को भरने के लिए, मतलब राज्य को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए। अब ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, जिससे कि लोग ज़्यादातर बता पाएँ कि कहाँ पर गड्ढे हैं। कंप्लेन करेंगे तो उनको गड्ढे जल्दी से भर पाएगी उनकी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और दूसरी जो संस्थाएं हैं वो। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो पैच रिपोर्टिंग ऐप है ये उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च की गई गड्ढों को फिल करने के लिए, ताकि गड्ढा मुक्त राज्य बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन, रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट कहाँ पर डेवलप हुई है, तो आपको बता दूं इसका मेमोरेंडम साइन हुआ है कहाँ पर, तो असम में साइन हुआ है। असम के जो 7 रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करेगी ये फेरी, और इसके माध्यम मतलब पानी के माध्यम से 7 रिलीजियस साइट्स को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जा रही है। रिवराइन रिवराइन बेस्ड टूरिज्म सर्किट है उसके माध्यम से। ये 7 लोकेशन आप देख पाएंगे, ये अलग अलग टेम्पल्स हैं असम के, इन 7 को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन, केरला इंडिया का पहला फुली ई गवर्नड स्टेट अनाउंस किया गया है, और इसको याद रखिएगा ई गवर्न बनाने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉनिकली ज़्यादातर काम सरकार के द्वारा अब यहाँ पर होंगे, और ये काम अभी से स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले इन्होंने अपने गांव पर ये ध्यान दिया, उसके बाद अपने पंचायत लेवल पर ध्यान दिया, उसके बाद फिर आगे बढ़ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और अपने केरल में अब ये फुली ई गवर्नड स्टेट बनने की अनाउंसमेंट कर दी है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट में जो ऑफिसेज होंगे, वहाँ पर काम होंगे, वहाँ डिजिटली माध्यम से मेनली काम किया जाएगा अभी स्टार्टिंग में, और वो स्टार्टिंग में जो ट्रेडिशनल काम है उस तरीके से भी करा जाएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद पूरी तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और इसके ऊपर कदम आगे बढ़ाया जा चुका है केरला के द्वारा। ध्यान रखिएगा, केरला के जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस किया गया, ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ध्यान रखिएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। टाइम शेल्टर याद रखिएगा, इनकी एक नोवेल है, उसके लिए इनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। ठीक, और इसको ट्रांसलेट एंजेला रोडेल ने किया था। किसने? एंजेला रोडेल के द्वारा टाइम शेल्टर को ट्रांसलेट किया गया, लेकिन इसको लिखा था जॉर्जी गोस्पोदिनोव ने, और अब इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ इस नोवेल के लिए प्राप्त हो चुका है। 2023 का नोवेल मिला है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है टाइम शेल्टर के लिए। अगला क्वेश्चन, RN जयप्रकाश, जिनको रीइलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो भारत के जो स्विमिंग फेडरेशन है उसमें RN जयप्रकाश को रीइलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के रूप में, और सेक्रेटरी के रूप में मोनल दी चोस्की को अपॉइंट किया गया है।
सेक्रेटरी मोनल डी चोस्की और RN जयप्रकाश को यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, हरिबुद्धा मगर, कौन? हरिबुद्धा मगर, इनको ये एक्स ब्रिटिश गोरखा सोल्जर है, नेपाल से बिलोंग करते हैं। माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने चढ़ाई की और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की इन्होंने, ये फिजिकली हैंडीकैप है, इसीलिए इनका ये चर्चाओं में आ गए। और आपको बता दूं, ब्रिटिश गोरखा को इन्होंने 1999 में ज्वाइन किया था। बाद में जो अफ़गानिस्तान में एक तालिबान के खिलाफ मिशन में इनका 2010 में पैर चला गया। उसके बाद इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे अब चढ़ाई की है, इसलिए चर्चाओं में रहे। हरिबुद्धा मगर, इनकी बात करें तो इन्होंने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया है और बहुत सारे इन्होंने अलग अलग जो चोटियां हैं उन पर भी इन्होंने चढ़ाई की है, इसीलिए चर्चाओं में रहते हैं। ध्यान रखेंगे, हरि नाम के पर्सन हैं। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और 1953 में एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं, तेजिंग नॉर्गे शेरपा इनके द्वारा, इंडियन सिटीजन्स और नेपाली ओरिजिन के हैं, इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। उसके बाद अगर पहली वुमेन की बात करें तो जुंको तैबी जापान की हैं, इन्होंने पहली बार चढ़ाई की थी माउंट एवरेस्ट में, जो फीमेल थी। और बछेंद्री पाल पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 1984 में चढ़ाई की थी। और संतोष यादव पहली इंडियन वुमेन बनी जो कि 2 बार माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की है। नेपाल की बात करें तो शाह डायनेस्टी के द्वारा नेपाल को इस्टेब्लिश किया गया। साउथ एशिया की लैंडलॉक्ड कंट्री है। प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल है। रामचंद्र पौडेल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। काठमांडू कैपिटल और नेपालीस रुपी यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा के द्वारा, नीरज चोपड़ा को मेंस जेवलिन रैंकिंग में पहली पोजीशन मिली है। ध्यान रखिएगा, भारत के पर्सन हैं, ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल भी दिलाया और भी बहुत सारे टूर्नामेंट लगातार इन्होंने जीते हैं और अब इनको दुनिया में पहली रैंक प्राप्त हो चुकी है मेंस जेवलिन रैंकिंग में। ध्यान रखिएगा, पहली पोजीशन पर ये पहुंच गए, इसलिए चर्चाओं में है। ध्यान रखेंगे, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा से बिलोंग करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, सौरव गांगुली जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, कहाँ? त्रिपुरा टूरिज्म का। कहाँ का? त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सौरव गांगुली को बनाया गया। त्रिपुरा की बात करें तो 1972 में स्टेट के रूप में ये एक उभर कर नया राज्य आया जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगरतला इसकी कैपिटल है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं सौरव गांगुली। अगरतला यहाँ की कैपिटल है। गवर्नर डॉक्टर मानिक शाह हैं। चीफ मिनिस्टर सत्यदेव नारायण आर्या हैं। टूरिज्म मिनिस्टर सुशांत चौधरी हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड टर्टल डे हम 22 मई को ऑब्जर्व करते हैं और इसकी थीम आई लव टर्टल रखी गई है। टर्टल जो कि एंडेंजर्ड कंडीशन में पहुंच चुके हैं, उनको कंजर्व करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। ठीक, वर्ल्ड टर्टल डे। अगला क्वेश्चन, हाईएस्ट ऑनर द ग्रैंड चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू प्राइम मिनिस्टर जी को मिला और ये कहाँ का हाईएस्ट ऑनर है? तो पपुआ न्यू गिनी का ये हाईएस्ट ऑनर है और ये 22 मई को जब मोदी जी पपुआ न्यू गिनी गए थे वहाँ पर इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, हाईएस्ट ऑनर। 2 देशों का इनको अवार्ड मिला। फिजी का आगे क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ। पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड एक कंट्री है। ये इंडोनेशिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करता है। जेम मरापे इनके प्राइम मिनिस्टर। पोर्ट मेरेस्बाई यहाँ की कैपिटल। पपुआ न्यू गिनी कीना यहाँ की करेंसी है और 7 मिलियन पीपल यहाँ की पॉपुलेशन है। अगर फिजी के हाईएस्ट ऑनर की बात करें तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इन द ईयर 2022 नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट रिस्पेक्ट है और फिजी के जो इस समय पर प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी इनको रिस्पेक्ट दी गई है। यहाँ पर बात करें फिजी की तो फिजी साउथ पैसिफिक ओशियन में कंट्री है। सुआ यहाँ की कैपिटल है। विलियम कोट्टेनीवीरे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और प्राइम मिनिस्टर सितवेनी रुबुका ये वो पर्सन है, ये मिलिट्री में थे एक समय पर और भारतीयों को यहाँ से अपने देश से भगाना चाहते थे और भारतीयों के खिलाफ इन्होंने बहुत सारे काम किए और बहुत सारे अगेंस्ट इन्होंने काम किए उस समय पर, इसलिए अभी इन्होंने माफ़ी मांगी और भारतीय प्रधानमंत्री जी का इन्होंने रेस्पेक्ट कुछ इस प्रकार से हाईएस्ट ऑनर देकर किया। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश, फिजियन और हिंदी यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। फिजियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। अगला क्वेश्चन, नेपाल के द्वारा
नेपाल टूरिज्म में डिपेंड एक कंट्री है, फॉरेन जो करेंसीज़ हैं डॉलर वगैरह उसको इसी से प्राप्त होता है। तो स्पेशल टूरिज्म ईयर 2025 को इसने अनाउंस किया है, ध्यान रखेंगे। और 2080 को इन्होंने क्या अनाउंस किया, तो विजिट नेपाल डेकेड इन्होंने अनाउंस किया है, जिससे कि कोरोना के बाद जो भी इनको डैमेज हुआ है, टूरिज्म का सेक्टर डाउन हुआ है, उसको ये दोबारा से बढ़ा सके और फॉरेन करेंसी को प्राप्त कर सके दोबारा से, क्योंकि इनको भी पेट्रोल वगैरह खरीदना होता है तो उसी माध्यम से खरीदेंगे। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व ऑन 22 मई। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे हम 22 मई को ऑब्जर्व करते हैं और इसकी थीम फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी रखी गई है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 22 मई को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।